विकास। अपन ने राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल पढ़े थे, कौन कौन से, 19 और 20, दो आर्टिकल पढ़े थे। 19 ज़्यादा बड़ा था इसलिए अपन ने 19 और 20 दो आर्टिकल कवर करे थे। 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बता रखा था, जिसमें कई सारे क्लॉज थे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएट एंड टू कंटिन्यू विद इट, ये सारे के सारे इसमें प्रोविजन थे। आर्टिकल 20 में अपन ने पढ़ा था, इसमें नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, डबल जियोपार्डी, ये सारे के सारे इसमें थे। आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या बताया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब है लाइफ एक डिग्निटी पूर्ण लाइफ होनी चाहिए। आप एक उद्देश्य से लाइफ जियो तो आपके लाइफ का कोई मतलब है, वरना आपके लाइफ का कोई मतलब नहीं है। मतलब राइट लाइफ का मतलब है नॉट टू बी अलाइव और कन्फाइंड, इसलिए नो वन इज डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ। अब इसमें दो केस हुए थे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, जिसमें पहला केस है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत का केस, जो कि हुआ था 1950 में। इसमें ए.के. गोपालन केस क्यों हुआ था, क्योंकि ए.के. गोपालन को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट कर लिया था, और इन्होंने बोला था कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में इन्होंने बोला कि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा, बाद में जब गवर्नमेंट ने प्रोविजन निकाला कि भाई लाइक टू आर्टिकल 21 में, जिसमें गवर्नमेंट ने जो भी पर्सन डिटेन हुआ है प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ में, उसको ये अधिकार नहीं मिले कि उनकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे भी कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए इन्होंने एक केस करा, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत का केस हुआ 1950 में, जिसमें इन्होंने नैरो इंटरप्रिटेशन दी आर्टिकल 21, क्योंकि इनके जो पर्सनल लिबर्टी जो थी उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला, इसलिए नैरो इंटरप्रिटेशन दिया आर्टिकल 21 में, जिसमें बोला प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका मतलब है कि जुडिशरी सिर्फ रिव्यू करेगी आर्बिट्री एक्ट। किसके आर्बिट्री एक्ट? सिर्फ एग्जीक्यूटिव के जो आर्बिट्री एक्ट होंगे, सिर्फ उसको रिव्यू करेगी जुडिशरी। आर्बिट्री एक्ट जो होंगे लेजिस्लेचर के, उसको जुडिशरी रिव्यू नहीं करेगी। पहला पॉइंट ये बोल दिया। दूसरा पॉइंट बोला कि जुडिशरी जो है बाउंड है लेटर्स ऑफ लॉ में। इसका मतलब अगर कोई भी लॉ अनजस्टिस, अनफेयर और अनरीजनेबल हुआ तो कोर्ट इसको रिव्यू नहीं करेगा। एक बात और बोली, कोर्ट इसको रिव्यू नहीं कर, इसीलिए जुडिशरी ने नैरो इंटरप्रिटेशन दिया राइट टू लाइफ का, जिसमें इन्होंने बोला कि लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं है, सांस लेना ही नहीं है। लाइफ का मतलब है डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ, आप एक महत्वपूर्ण लाइफ जियो जिसका कोई एक उद्देश्य हो। ये पहले ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत केस में बोला। दूसरा केस हुआ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ 1978 में, जिसमें इसी के जो नैरो इंटरप्रिटेशन था उसको ओवर रूल करके ये बताया कि वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया रूल ऑफ लॉ का, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का, इसको बदल के कर दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसमें टाइम टू टाइम आपके जैसे पहले के टाइम पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये बोला था कि भाई यहाँ पे जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम इसमें ह्यूमन नीड के हिसाब से इसमें इंटरप्रिटेशन होते चले गए। जैसे मेनका गांधी 1978 में हुआ, जिसमें वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया आर्टिकल 21 का। इसमें इन्होंने बोला प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, इसको बदल के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया, इसका मतलब जुडिशरी अब रिव्यू कर सकती है आर्बिट्री एक्ट लेजिस्लेचर के भी और एग्जीक्यूटिव के भी। अब जुडिशरी बाउंड नहीं है लेटर्स ऑफ लॉ में। अगर कोई भी लॉ अनरीजनेबल, अनजस्टिस और अनफेयर होगा तो भी कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। इसलिए राइट टू लाइफ का मतलब हुआ, राइट टू लाइफ मतलब ह्यूमन डिग्निटी के साथ है कि आप लाइफ जियो। इट शुड बी कंप्लीट, मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। मतलब लाइफ जीने का आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक मीनिंगफुल होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। ये बोला आर्टिकल 21 में। अब आर्टिकल 21 में डिग्निफाइड लाइफ के लिए कई सारे बताए कि भाई टाइम टू टाइम जब अमेंड हुआ, जैसे पहले के टाइम पे आपको एक घर की जरूरत होती थी,
आपको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती थी, सबको शेल्टर चाहिए, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लीगल एड, राइट टू हॉस्पिटल होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर फैसिलिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं चल रहे तो वहाँ पे रोड होनी चाहिए, आप पहाड़ों में गए तो पहाड़ों में भी रोड होनी चाहिए। तो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए टाइम के अनुसार इसमें कई इंटरप्रिटेशन होते गए। ये कई इंटरप्रिटेशन बहुत सारे 37 इंटरप्रिटेशन जो हुए थे, इसमें कई सारे 37 है, जिसमें याद करने में आपको बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मेन राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू मतलब आपके इलाज के लिए और अपना एजुकेशन के लिए, 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, हिली एरियाज में रोड फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीजें इसमें आर्टिकल 21 में बताई गई। अब आर्टिकल 21A, इसी का एक आर्टिकल है आर्टिकल 21A, इसमें बताया गया कि राइट टू एजुकेशन के बारे में, कि गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन देनी है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी। ये जो आर्टिकल है ये ऐड हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 44 अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये जो आर्टिकल ऐड हुआ था। पहले 44 अमेंडमेंट से पहले ये जो आर्टिकल था राइट टू एजुकेशन का, ये डीपीएसपी का आर्टिकल 45 था, लेकिन इसको वहां से हटा के राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बता दिया, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में 25% सीट जो है पुअर चिल्ड्रंस के लिए वो रिजर्व होनी चाहिए, और इसकी फीस जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये बताया आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 21A के बारे में। आर्टिकल 22 में ये बताया गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि आपको अरेस्ट करा या फिर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट करा, इसमें आपको कौन कौन सी प्रोटेक्शन मिलेगी, इन सब के बारे में इस आर्टिकल में बताइए। आपको जब पुलिस अरेस्ट करती है तो आपके पास में 3 अधिकार होते हैं। वो 3 अधिकार क्या क्या है? पहला पहला कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अरेस्ट क्यों करा गया। दूसरा, आपको अरेस्ट करा उसके बाद में आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर रखना है, एडवोकेट रखें आप। दूसरा, तीसरा जो है आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा, लेकिन मान लो कोई पर्सन को पकड़ा है तमिलनाडु से, उसको यहाँ पे आने में 3 दिन लगेंगे। अब 3 दिन में 24 घंटे तो बीत गए, अब क्या होगा? इसीलिए गवर्नमेंट ने ट्रैवलिंग टाइम को इंक्लूड नहीं करा है इसमें। तीसरा जो इसका क्लॉज है अरेस्ट में, जो आपको 3 अधिकार दिए हुए हैं, इसमें तीसरा अधिकार है कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में आपको अरेस्ट जब भी करा जाएगा तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, जिसमें ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूड नहीं है। पहला क्या बताया कि आपको पता होना चाहिए आपको अरेस्ट क्यों करा गया। दूसरा बताया कि आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर रखने का अधिकार है, कि आपको जब अरेस्ट करा जाए तो आप एडवोकेट की सहायता ले सकें। तीसरा बताया कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, जिसमें ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूड नहीं है। इसके बाद ये जो राइट जो है, ये जो 3 राइट है अरेस्ट के, ये किसके लिए अवेलेबल नहीं है? पहले, एनिमी नेशन का कोई भी सिटीजन हो, मान लो पाकिस्तान का कोई सिटीजन है, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसने क्राइम कर दिया, उसको डिटेन कर लिया, उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। अब उसके ऊपर ये जो तीनों है, 3 जो आपको प्रोटेक्शन मिली, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ना तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ना ही वो वकील रख सकता है, और ना ही उसको पता बताया जा सकता है कि उसको अरेस्ट क्यों करा गया है। या फिर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट करा, जैसे संजय दत्त को करा था। संजू पिक्चर देखी, संजय दत्त को जब वो प्लेन से उतरा था तब उसको अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस वालों ने सीधे उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके गए। वहां पे उसने कारण पूछा कि भाई मेरा अरेस्ट करने का कारण तो बता, तो पुलिस वाले ने उसको झापट मार दिया। तो यही है, पुलिस वाले चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते, उनकी मर्जी है।
और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी उनका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो टॉर्चर करेंगे, वो रिमांड पे रखते हैं, बता क्या कर रहा है तुमने। इसीलिए जो राइट अवेलेबल किस किस के लिए नहीं है, एलिमिनेशन के सिटीजन्स के लिए और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में जिसको अरेस्ट करा गया है उनके लिए। अब पार्लियामेंट कुछ प्रोविजन बनाए पार्लियामेंट ने कि डिटेंशन पीरियड कितना होना चाहिए। पहले डिटेंशन पीरियड था 3 महीने का। अब गवर्नमेंट ने बोला ये 3 महीने तो कम है, इससे ज़्यादा बढ़ाना और चाहिए। लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1788 में, ये सॉरी इसमें आर्टिकल 21 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 था, वो 44 बोल दिया मैंने। आर्टिकल 21A में फ्री एजुकेशन जो थी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 44 नहीं था। 44 जो अमेंडमेंट था वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में जो 3 महीने जो कारण बताए थे, 3 महीने की सजा होनी चाहिए, 3 महीने तक आपको रिमांड पे रख सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में। डिटेंशन पीरियड जो होगा वो 3 महीने का होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि 3 महीने तो कम है, 3 महीने से तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओ। लेकिन बढ़ाया तो नहीं, घटा और दिया। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसमें 3 महीने को हटा के 2 महीने का कर दिया। लेकिन सिर्फ ये कागजों में हुआ था 2 महीने का, आज दिन तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अभी भी 3 महीने का ये डिटेंशन पीरियड। अब बोला कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों ही डिटेंशन के जो लॉज हैं उसको फ्रेम कर सकती है। लेकिन कई सारे मैटर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही फ्रेम कर सकती है डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन के लॉ को। जैसे एक तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। नेशन की सिक्योरिटी के लिए सिर्फ पार्लियामेंट, फॉरेन अफेयर्स में पार्लियामेंट एंड डिफेंस में पार्लियामेंट। सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन के लिए सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसे भी कई सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन है जिसमें स्टेट और पार्लियामेंट दोनों मिलके, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों मिलके ही लॉ बनाएगी, किसमें फ्रेम करेगी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के जो वो है लॉ है उसको फ्रेम करेगी। वो क्या क्या है, सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। स्टेट की सिक्योरिटी के लिए स्टेट ही बनाएगी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। मेंटेन करना पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी स्टेट ही बनाएगी। और मेंटेन करना सर्विसेज को, सप्लाई को, जो कि असेंशियल है कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी के लिए जो सप्लाई और सर्विस असेंशियल है उसके लिए भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो स्टेट बनाएगी। पार्लियामेंट किस किस के लिए बनाएगी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए। लेजिस्लेचर बनाएगी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर और सप्लाई एंड सिक्योरिटी, एसेंशियल सप्लाई एंड सर्विस एसेंशियल फॉर कम्युनिटी के लिए। आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन था जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। ये ऐड हुआ था इसी 6th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से। अर्लियर पहले ये 45 आर्टिकल 45 था डीपीएसपी का, उसके बाद एक्ट पास करके 2009 में इसको फोर्स में आया, 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ। और इसमें प्रोविजन था 25% सीट रिजर्व होनी चाहिए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में पुअर चिल्ड्रंस के लिए। आर्टिकल 21 में राइट एंड लाइफ पर्सनल लिबर्टी में के गोपाल मजिस्ट्रेट और मध्य भारत केस हुआ जिसमें इंटरप्रिटेशन दी आर्टिकल 21 की, जिसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू करेगी, सिर्फ आर्बिट्री एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव को रिव्यू नहीं करेगी, आर्बिट्री एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर के आर्बिट्री एक्ट को रिव्यू नहीं करेगी। जुडिशरी बाउंड है रूल ऑफ लॉ में, इसलिए जो भी लॉ है अनरीजनेबल, अनफेयर एंड अनजस्टिस है तो कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करेगी। नैरो इंटरप्रिटेशन दिया राइट टू लाइफ के लिए, जिसमें इसका मतलब है कि आपको जिंदा रहना ही नहीं है। लाइफ का मतलब कन्फाइंड एंड नॉट टू बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ, किसी को भी डिप्राइव, किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते आप लाइफ में। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एट 1978 हुआ जिसमें वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया आर्टिकल 21 में, जिसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को हटा के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया। अब इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करा तो जुडिशरी रिव्यू नहीं करेगी, जुडिशरी रिव्यू करेगी आर्बिट्री एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, दोनों को ही जुडिशरी रिव्यू करेगी। कोई भी लॉ अनरीजनेबल, अनफेयर एंड अनजस्टिस हुआ तो कोर्ट उसको रिव्यू करेगी। राइट टू लाइफ का मतलब बताया कि लाइफ का मतलब है ह्यूमन डिग्निटी, इसलिए कंप्लीट मीनिंगफुल और वर्थ लिविंग होनी चाहिए लाइफ। ये पूरा का पूरा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के जितने भी आर्टिकल थे 19, 20, 21 एंड 22 पूरे होते हैं खत्म। इसकी जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है उसकी। और वीडियो को जब देखो ना तो उसको सब्सक्राइब भी करा दो। कई सारे ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है आप वीडियो देखते हो, लेकिन
थोड़ा सा सब्सक्राइब भी, एक बटन दबाने का आपका क्या जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब का जो बटन है, इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। अपन मिलते हैं अगली वीडियो।